पास 54 करोड़ वर्कर है जो देश का निर्माण करता है, जिनके खून और पसीने से देश का निर्माण हुआ है। वो उनके हकों के ऊपर सरकार के बहुत बड़े हमले हैं। किसी के बाबा की जमीन नहीं है, ये देश की संपत्ति है। और देश की संपत्ति को सरकार में आने के बाद जो जनता ने इनको सरकार में लाए हैं, ये अगर उनको कौड़ियों में के भाव बेचकर अपने को पावर में रखने के लिए और उस पैसे को मिसयूज करके लोग हिंद मजदूर सभा देश के सभी मजदूर साथियों को नवरात्रों का बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस मौके पर मैं चाहता हूं कि देश के जितने भी हमारे कामगार हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उनको ये जो हमारे ऊपर कठोराघात हो रहा है, देश के आम कामगार के हकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसके ऊपर सरकार जो है वो पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है, चाहे वो पूंजीपति देश के हैं चाहे वो विदेश के हैं। क्योंकि सरकार का कहना ये है कि भी हमारे को देश का निर्माण करना है तो हमारे को पूंजी चाहिए, और पूंजी की हर शर्तों को मानते हुए इसलिए हमारे देश के जितने भी कामगार हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों तक लगातार संघर्ष करने के बाद जो अपनी हकों को मनवाने के लिए, उसकी रक्षा कराने के लिए जो कानून बनवाए थे, और उन कानूनों को इस सरकार ने मालिकों के दबाव में, विदेशी पूंजी के दबाव में वो बिल्कुल रद्द कर दिए हैं सारे के सारे 44 श्रम कानूनों को। और 4 कोड इन्होंने बनाए हैं जिसके अंदर देश का जो कॉरपोरेट हाउस है, जो मालिक है, चाहे देश का है चाहे विदेश का है, चाहे मल्टीनेशनल्स हैं, उनके लिए सारे प्रोविज़न कर दिए गए हैं। जिसमें काम के घंटे, जो कि 1886 में लड़ाई चली थी कि विदेश में, दुनिया में कामगारों के काम के घंटे फिक्स होने चाहिए, और उस संघर्ष के बाद 8 घंटे काम के घंटे फिक्स हुए। परंतु अभी सरकार ने काम के घंटे भी बढ़ा दिए हैं, वो मालिकों के ऊपर छोड़ दिया है। वो 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक काम वर्कर से ले सकते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि हमारा 93% वर्कफोर्स काम करता है, जहाँ पर देश के कामगारों को ना तो नौकरी की सुरक्षा है, ना उनको मालिक जो है अपॉइंटमेंट लेटर देता है, उनका रिश्ता जो मालिक और मजदूर का आपस में बनने नहीं देता है, और अगर मालिक और मजदूर का रिश्ता नहीं बनता है तो उस पर कोई भी श्रम कानून लागू नहीं होते हैं। और उसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कौन ख्याल रखेगा, ये भारत सरकार ने मालिकों के दबाव में इंस्पेक्शन जो लेबर मिनिस्ट्री की होती है उसको उन्होंने बहुत ही कमज़ोर कर दिया है। और कोई भी इंस्पेक्टर जो अपनी मर्जी से किसी भी फैक्ट्री के अंदर मजदूरों के हक और हकूक़ की रक्षा करने के लिए जो कानून बने हैं उनको उनका इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं जा सकता है। लिहाजा हर मालिक जो है वो अपनी मर्जी से सेल्फ सर्टिफिकेशन एक कागज लिख के भेज देता है कि मैं श्रम कानूनों का पालन कर रहा हूँ। परंतु दिल्ली शहर में जो कैपिटल है देश की, इसके अंदर जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनका ना तो कोई लाइसेंस है, ना उनका कोई रजिस्ट्रेशन है, ना उनकी कोई इंस्पेक्शन होती है। उनको जानवरों की तरह बंद करके बाहर से ताला लगाकर चोरी छप्पे अंदर फैक्ट्रियाँ चलती हैं, और आए महीने 2 महीने बाद उसके शॉर्ट सर्किट की वजह से अंदर आग लग जाती है, और वर्कर को बाहर निकलना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो उस आग की लपेट में आकर अपने प्राण त्याग देता है। और उसके ऊपर आज तक कोई भी सरकार का उनको कंपनसेशन नहीं मिला है, और यहाँ तक सरकार कहना शुरू कर देती है कि वो ठेकेदारों के आदमी थे और वो 10 से कम वर्कर थे, इसलिए लिहाजा उनके ऊपर कोई श्रम कानून लागू नहीं होता है। परंतु जैसा कि अनाज मंडी में जो आग लगी थी फिल्मिस्तान के पास, उसमें तकरीबन 60 से ज़्यादा वर्कर जलकर मर गए थे। बड़े कष्ट से कहना पड़ता है कि उसकी रिपोर्ट जो पीएफ डिपार्टमेंट ने दी तो उसमें पहले उन्होंने बोला कि वो 7 ठेकेदार काम कर रहे थे, जिनके पास 3 और 4 के करीब कर्मचारी थे, इसलिए लिहाजा कोई श्रम कानून उन पर लागू नहीं होता है, और उनमें से कोई भरा भी नहीं है। परंतु जब हमने उसको लेबर मिनिस्टर के सामने इस बात को उठाया और लेबर मिनिस्टर ने उसके ऊपर दोबारा से आदेश इशू किए, हायर ऑफिशियल की इंक्वायरी कराई, उसमें पता लगा कि उसमें 60 आदमी जो है जल के मर गए थे, उनकी FIR हुई है, और अभी तक उनको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला है, उनके बच्चों को नौकरी की व्यवस्था नहीं हुई है, और भारत सरकार अभी तक उसके ऊपर कोई गौर कर भी नहीं रही है। तो इस तरीके से श्रम कानूनों को बदले जाना मालिकों के हितों में
और जिसकी वजह से देश का वर्कर जो है वो आज से कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और देश के कानून बना था कि कोई भी बंधुआ मजदूर नहीं रहेगा इस देश के अंदर, परंतु ये दिल्ली शहर में, राजधानी में बंधुआ मजदूर फोर्स लेबर के हैसियत से मालिक उनसे काम ले रहे हैं। और हम जब इस बात को उठाते हैं तो लेबर सेक्रेटरी दिल्ली या लेबर सेक्रेटरी दूसरे राज्यों के जो हैं वो कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते हुए हम किसी भी इंस्पेक्शन पर नहीं जा सकते हैं, तो लिहाजा वर्कर को मालिक के हाथों में छोड़ रखा है। वो उसका जितना भी एक्सप्लॉयटेशन, उसका उत्पीड़न कर सकता है वो कर रहा है। और अभी जो कोड बने हैं इन कोडों को अभी लागू नहीं किया है, परंतु उस कोड के अंदर इस तरीके का प्रावधान कर दिया उन्होंने, फैक्ट्री एक्ट को अमेंड कर दिया है कि जहां पर पावर वाली फैक्ट्री थी, पहले 10 मजदूर काम करते थे, उसको बढ़ाकर इन्होंने 20 उसके नंबर सीलिंग कर दी है। और जहां पर नॉन पावर की फैक्ट्री थी, 20 एम्प्लॉय काम करते थे, उसको 40 कर दिया है। और इस तरीके से 60% फैक्ट्री जो है वो श्रमिक कानूनों के दायरे से बाहर निकल जाएंगी, तो वो बंधुआ मजदूर एक फोर्स लेबर की तरह से काम करेंगे। दूसरी तरफ सरकार ने मालिकों के दबाव में ये एक मांग उनकी मान ली कि अगर कोई कारखाना वर्कर मालिक बंद करना चाहता है तो उसको आगे 100 से 101 अगर वर्कर काम करता था तो प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल उसमें बहुत जरूरी होती थी, ताकि वर्कर का जो देय है, जो उसका ड्यूज है वो उसको मिल जाए और क्लियरेंस मिलने के बाद ही वो फैक्ट्री को बंद कर सकते थे। परंतु अभी उसका नंबर बढ़ाकर 300 कर दिया है और लिहाजा 300 करने में हमारे देश की 80% फैक्ट्रियां उसके कवर में आ जाती हैं। और ये भी कानून बना दिया है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर इशू होगा, इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर, वो 300 से ऊपर के कर्मचारी के ऊपर लागू होगा, उससे नीचे वाले पे नहीं लागू होगा। तो ये सरकार देश के अंदर कामगारों को जो कहते हैं कि वो शर्म में जाते, उनकी ये हालत कर दी है कि वो एक बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गई है और उनको कमोडिटी ट्रीट कर रहे हैं। और जबकि ये कानून ये है कि वर्कर इज नॉट कमोडिटी, परंतु उसको एक कमोडिटी के तौर पर बेचा जा रहा है। और वर्कर को बेरोजगारी इतनी है, भुखमरे मर रहे हैं, उनके बच्चों को पालने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, उनके रहने के लिए मकान नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं है, उनकी बीमारी के अंदर उनके इलाज के लिए, क्योंकि सारा का सारा गवर्नमेंट ने एजुकेशन को कमर्शलाइज कर दिया है। जिसके पास पैसा है उसी का बच्चा पढ़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं है, सरकारी जितने भी स्कूल हैं वो दम तोड़े हुए हैं, वहाँ पर ना टीचर हैं ना वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो टीचर हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, ठेके पर हैं, उनकी अपनी नौकरी सुरक्षित नहीं है, तो वो बच्चों को क्या एजुकेशन दे पाएंगे। दूसरी तरफ जितने भी हमारे हेल्थ सेंटर हैं जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलते हैं, वहाँ पर ना पूरे डॉक्टर हैं, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना वहाँ पर मेडिसिन है, ना कोई और किसी भी किस्म की एसेंशियल जो फैसिलिटीज हॉस्पिटल में होती हैं वो वहाँ पर मिलती हैं वर्कर को। और लिहाजा सारी की सारी हेल्थ सिस्टम को और जितने भी हॉस्पिटल हैं प्राइवेट कमर्शलाइज कर दिया गया बड़े बड़े पैसे वालों को। और वो हॉस्पिटल में गरीब का बच्चा या गरीब उसमें एडमिशन नहीं ले सकता है, लाखों रुपए उसके ट्रीटमेंट में लगता है। तो लिहाजा सरकार ने अपनी जो जिम्मेवारी है, जो संवैधानिक ड्यूटी है एक सरकार की, कि जो चुना जाए वोट लेने के बाद आम नागरिक का, देश की जनता का, उसके फंडामेंटल राइट हैं कि उनके लिए फ्री में स्कूल, फ्री में हॉस्पिटल, रहने के लिए मकान और सस्ते दामों पर खाने के लिए वस्तुओं का उपलब्ध कराना, ये सरकार की ड्यूटी बनती है। उनके लिए अच्छी सड़कें बनाना, बिजली फ्री देना, पानी पीने का फ्री देना, उनके बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन देना, और अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो फ्री उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो। ये उनके संवैधानिक हक बनते हैं एक नागरिक के। और संवैधानिक हकों को देने के लिए सरकार ने पूंजीपतियों के दबाव में इससे अपना पल्ला छुड़वा लिया है। वो ये कहते हैं कि ये हम सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि वो देश के आम नागरिक को ये उनके जो फंडामेंटल राइट हैं, जो बुनियादी अधिकार हैं, उनकी रक्षा की जा सके। सर 2014 से चाहे सरकारी कर्मचारी की बात करें या मजदूरों की बात करें, वो त्राही कर रहे हैं। और सर जिस तरीके से माना जाता है कि हिंद मजदूर महासभा बहुत बड़ा संगठन है, सर इसकी पहल क्या है? नहीं, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जब से ये सरकार हमारी यूपीए की सरकार गई है और एनडीए की सरकार आई है, इस सरकार के ऊपर पूंजीपतियों का बहुत बड़ा दबाव है। और पूंजीपतियों ने मांग की थी कि जितने भी देश के मजदूरों के श्रम कानून हैं उनको लचीला बना दिया जाए, उनको चेंज कर दिया जाए, उनको बदल कर दिया जाए और नए कानून बनाए जाए जिसके अंदर मालिकों के हितों की रक्षा की जाए। उनको ऐसी छूट दे दी जाए कि जिसको जब जी चाहे नौकरी पर रखें और जब जी चाहे उसको किक
वॉकआउट करते हैं, जिसको इंग्लिश में हायर एंड फायर का राइट कहते हैं, वो इस सरकार ने उनको दे दिया है। और अभी हमारे पास सिर्फ 7% ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने घोषणा कर दी कि हमारे को सरकार को कोई भी जो बिजनेस नहीं करना है। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू रन द बिजनेस, गवर्नमेंट हैज टू गिव द गवर्नेंस ओनली। इसी नारे के तहत जो वर्ल्ड बैंक का नारा है, जहां कर्जा लेने के लिए जाते हैं, और इसी 8 साल के अंदर जो हमारे देश के अंदर 1,54,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है, जो पहले कभी हमारे पास 34 लाख के करीब था। उसको तकरीबन 4 गुना कर्जा हमारे देश में वर्ल्ड बैंक से लेकर ये सरकार आ गई है। और वर्ल्ड बैंक के दबाव में सारे बिजनेस जो हैं, चाहे वो रेगुलर हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में है, PSUs में है, उनको बेचने का सरकार ने अनाउंस कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और उसमें भारतीय रेलवे जो है सबसे बड़ा उद्योग है देश का, उसको भी उन्होंने कहा कि हम वंदे भारत के नाम से 150 ट्रेनें देश के अंदर प्राइवेट हाथों में देंगे उसको चलाने के लिए। 600 स्टेशनों को निर्माण उसका डेवलपमेंट के नाम से उनका प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाएगा। रेलवे कॉलोनियां जो हैं उनको भी डेवलपमेंट के नाम से वो भी बेची जाएंगी। और ऐसे ही समुद्री जहाज के जितने भी गोदी कर्मचारी हैं जो पोर्ट एंड डॉक के ऊपर काम करते हैं, उनका समुद्री जहाजों का काम भी सारा का सारा प्राइवेट हाथों में देना शुरू कर दिया है। उनका भी ऐसा नियम बना दिया है कि वो वर्कर जो ट्रस्ट में होते थे, वो ट्रस्टी भी खत्म कर दिए गए हैं। और इसी तरीके से कोल माइन के अंदर जो कोयले की खदानों में वर्कर काम करता था और अपना जान जोखिम में डाल के देश के निर्माण के लिए लगा हुआ था, उसको भी बेचने का सरकार ने घोषणा कर दी है। और जिसके विरोध अभी हमारे पास 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, जहां पर देश के गोला बारूद टैंक बनते हैं, जिन्होंने आज तक के जितने युद्ध जीते हैं वहीं के बने हुए सामान से, परंतु उनको भी कॉर्पोरेटाइज करके प्राइवेटाइज करने का इन्होंने तैयारी, ऑलरेडी आदेश लागू कर दिए गए हैं। और इसी वजह से देश के अंदर जितने बैंक हैं उनको भी इंश्योरेंस कर, उनको भी प्राइवेटाइज करने का इन्होंने फैसला किया है। क्या सर सरकार की तानाशाही को लेकर जिस तरीके से पहले हिंद मजदूर महासभा रोडों पे आता था, सड़कों पर आता था, क्या सर इस तरीके की कोई प्लानिंग है सरकार को? हमारा हिंद मजदूर सभा और देश के दूसरे बड़े मजदूर संगठन मिलकर ज्वाइंट हम हड़ताल कर रहे हैं। आज से पहले कभी भी कोयले के अंदर 3 दिन की हड़ताल नहीं हुई है और मुकम्मल हड़ताल थी। 98% वर्कर स्ट्राइक बता अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। और इसी तरीके से डिफेंस के अंदर जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उसके अंदर 5 दिन लगातार हड़ताल हुई है और अनिश्चितकालीन की हड़ताल पे जा रहे थे, जिसको रोकने के लिए सरकार ने अध्यादेश लिया है कि कोई भी कर्मचारी जो है वो एसेंशियल मेंटेनेंस एक्ट में वो हड़ताल पे नहीं जा सकता। जो जाएगा वो गैरकानूनी होगा, उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। परंतु वो एक्ट भी बना दिया इन्होंने, वो 1 साल अभी पूरा होने जा रहे हैं, परंतु अभी भी पूरे देश के अंदर वर्कर लड़ने के लिए तैयार है। और हिंद मजदूर सभा जो कि गैर राजनीतिक पार्टी है और हम वर्कर के हित में काम करते हैं, वर्कर पर जब हमला होगा तो हमारे लिए चुप रहना जो है वो असंभव है। तो हम पूरे देश के अंदर इस मूवमेंट को चला रहे हैं।